आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। सीबीआई तनाजे में अपोजिशन ममता बनर्जी के पूरे सपोर्ट में आ गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पूरी अपोजिशन एक साथ खड़ी रहेगी और इन फासीवादी ताकतों को हराया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव के वक्त जानबूझकर सीबीआई के जरिए परेशान किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राजीव कुमार पर कोई इल्जाम नहीं है और बंगाल में ममता के साथ गलत हो रहा है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ममता की हिमायत में वो पूरे मुल्क में आंदोलन करने वाले हैं। तो जबरदस्त सियासत इसको लेकर के हो रही है। ममता बनर्जी जो कि सीधी टक्कर लेती नजर आ रही हैं मोदी हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से, और कहीं ना कहीं यह भी समझ में आने लगा है कि वो गठबंधन का जो इत्तेहाद होने जा रहा है उसका लीडर बनने की फिराक में भी हैं, कोशिश में भी हैं और उसमें वो कामयाब होती नजर भी आती हैं। और एक बात और जो कि खास तौर से ममता बनर्जी हमेशा सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती हैं और वो चाहती हैं कि सड़क की लड़ाई हो और उसमें वो बेजोड़ हैं, उसमें उनको हराना बहुत मुश्किल होता है और ये कई बार वो साबित कर भी चुकी हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि ये भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि संघीय ढांचा कोलैप्स किया जा रहा है। अब कौन कोलैप्स कर रहा है संघीय ढांचे को, फेडरल सिस्टम को, ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इधर पुलिस पर ममता, जी हां, आज जो हम बात कर रहे हैं खासतौर से कि पुलिस पर ममता और सीबीआई पर सियासत। ममता बनर्जी, ये भी एक अपने आप में बहुत अद्भुत हो गया, बहुत अनोखा हो गया कि सीबीआई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अपने आप में ये कमाल की बात हो गई है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद ममता बनर्जी का अपनी पुलिस के लिए खड़े हो जाना, धरने पर बैठ जाना, उनके साथ अफसरों का धरने पर बैठ जाना। और आज आप तस्वीरों में देख रहे थे उसी स्टेज से वो पुलिस को मेडल भी दे रही थी। एक प्रोग्राम था जो कि जहां होना था वहां ना होकर के जहां चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठी हैं वहां से पूरा किया गया। तो अपनी हुकूमत, पूरी सरकार, वजीर आला ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल वहीं से चला रही हैं, धरना स्थल से चला रही हैं और लगातार वो चैलेंज कर रही हैं मोदी हुकूमत को। और जैसा कि कहा जाता है कि बहुत जिद्दी लीडर हैं, वो अपने आप में अनोखी हैं और ये वो साबित करती भी जा रही हैं। सीबीआई के बहाने ममता बनर्जी ने सियासी चाल चल दी है। नरेंद्र मोदी से सीधे टक्कर लेकर वो सीधे तौर पर अपनी दावेदारी, अगर कोई इत्तेहाद होता, बाद में अगर कुछ फर्क पड़ता है इलेक्शन के बाद 2019 के, तो कहीं ना कहीं एक बड़े लीडर के तौर पर वो अपनी दावेदारी भी मजबूत करती चली जा रही हैं। ये उनको बहुत बेहतरीन मौका मिला है अगर वाकई ये सियासत है तो। और सभी कह रहे हैं, जितना मोटे तौर पर लोग समझ सकते हैं, हम सब जान सकते हैं, इसके पीछे सियासत तो है और 2019 सामने है तो कहीं ना कहीं सियासत जबरदस्त हो रही है। हालांकि अरुण जेटली ने एक बात कही है कि सीबीआई को भी एडवेंचरिज्म से थोड़ा सा बचना चाहिए। अहम रोल रखते हैं मरकजी हुकूमत में अरुण जेटली। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उसमें भी कई तरह के इशारे, क्योंकि ममता बनर्जी ने मुद्दा लपक लिया है और फिर वो जानी जाती है इसलिए, और वो चाहती है कि मामला सड़क पर आए क्योंकि उसके लिए वो जानी जाती है। सड़क की लड़ाई में वो बेजोड़ है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बाकी हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं। कांग्रेस ने पूरा समर्थन दे दिया मरकज से, लेकिन स्टेट कांग्रेस तजब्जुब में है। उनके बयान अगर आप देखेंगे तो कुछ और हैं। तो ताजा सूरत हाल यह है कि ममता बनर्जी अपने मौकिफ पर कायम है, वो डटी हुई हैं। इधर सेंट्रल अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो मुद्दा यह भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी पर अगर तनकीद की जाए या बीजेपी के खिलाफ अगर रोड़े अटकाए जाएं, बीजेपी का विरोध किया जाए तो फिर एजेंसियां प्रताड़ित करेंगी। यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की जा रही है। इधर बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार पर ही कार्रवाई करनी है, जो बीजेपी अपनी बात रख रही है जिस तरह से। तो फिर यह भी सवाल उठता है, आज वो कह रहे थे मदन मित्रा जो कि टीएमसी के लीडर हैं, कि अगर भ्रष्टाचार पर ही आपको कार्रवाई करनी है तो फिर मुकुल राय को आपने क्यों बचा रखा हुआ है? वो क्या भारतीय जनता पार्टी में आकर पाक साफ हो जाते हैं, कुंभ नहा के एकदम फ्रेश हो जाते हैं, वो एकदम अलग हो जाते हैं? ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया था सीबीआई के लोगों को, या हिरासत में लिया था, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह अनोखा हो गया इस देश में, यह अद्भुत हो गया है इस देश में। तो ममता की ममता पुलिस पर है और अभी भी वो पुलिस के साथ धरने पर है, पुलिस के लोगों की एक तरह से वो अगुवाई कर रही है, लेकिन उनकी अपनी सियासत है। आइए, बहुत सारे हमारे मेहमान हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। उन पे इसी विषय पर, इसी मौजू पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं आमिर हैदर जैदी साहब, जो कि सीपीआई के तर्जुमान है। बहुत दिलचस्प होगा उनसे ये पूछना कि क्या सीपीआई ममता बनर्जी के साथ है। 36 का आंकड़ा है, इसी
सीपीआई को, कम्युनिस्टों को बाहर का रास्ता दिखाया था। आऊंगा सर आपके पास, आऊंगा। देश के साथ आप हैं। जयराम विप्लव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं मेरे साथ, बहुत ही युवा हैं, यंग है और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में अपनी पार्टी की बात रखते हैं। अंबिकानंद साय साहब को भी हमने अपने साथ रखा है, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही अच्छे से इस मुद्दे को हम आसानी से आपके लिए समझने की कोशिश करेंगे। संजय के चड्ढा साहब को भी अपने साथ रखूंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका खैर मकदम है, कानूनी पहलुओं को समझेंगे। सर सीपाल सिंह साहब को भी अपने साथ थोड़ी देर बाद हम जोड़ेंगे, जो कि साबिक खासतौर से आईजी रह चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सर आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि इस प्रोग्राम का तरीकाकार है, आपको 2 मिनट में अपनी बात रखनी होगी इस मुद्दे को लेकर। मैं अंबिकानंद साय साहब की तरफ सबसे पहले जाना चाहूंगा। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, पहले इस घटनाक्रम पर अपनी दिलचस्प अहम राय रख दीजिए, फिर मैं सियासी लीडरों के पास जाता हूँ। 2 मिनट। देखिए, एक बात तो आपने एक लाइन में सब चीज कह दिया कि ये हेडलाइन कितना अजीब व गरीब है कि सीबीआई को पुलिस ने पकड़ लिया। ये अभूतपूर्व बात है जी, बेशक जो हो रहा है। लेकिन ये चुनावी वर्ष है और इसके सियासी मायने आपको आपके माध्यम से व्यूअर्स को समझना होगा कि देखिए, अगर ये लड़ाई सचिवालय में बैठकर ममता बनर्जी लड़ती तो शायद हार जाती, लेकिन अब सड़क की लड़ाई वो खुद लेकर के आई है। और मेरा तजुर्बा कहता है, जहां तक मैं बंगाल को समझता हूं, ममता दीदी को जानता हूं, कि वो तो इस इंतजार में थी कि कोई बहाना मिले तो वो सड़क पे इसको ले आए। माने ऐसा लगता है जैसे एक माइंड फील्ड उन्होंने बिछा लिखा, और इत्तफाकन इतवार के दिन, संडे को शाम को धीरे से टहलते हुए भाजपा उसमें फंस गई और अब सड़क की लड़ाई शुरू हो गई है। यही वो जगह है जहां से उन्होंने सिंगूर का आंदोलन, मां मानिश माटी का शुरू किया था और इतना जबरदस्त जमा हुआ, ये वामपंथी आंदोलन को उन्होंने बंगाल से उखाड़ फेंका। बेशक। तो अब भाजपा की बारी है और अब देखना ये बेहद दिलचस्प है। जो मेरी जानकारी है, अभी ये धरना उठने वाला नहीं है, ये अभी चलेगा। शायद कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो, जब बंगाल में बोर्ड के एग्जामिनेशंस होंगे, अदरवाइज फिर ये सड़क पे आ जाएगा और ये चुनाव तक चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कि टेलीविजन का हाल देखिए कि कल रात से आज तक, अभी तक कुछ और खबर चल ही नहीं रहा है। अरे वहीं से लोग बुलेटिन कर रहे हैं, वहीं से लोग बैठ के बुलेटिन कर रहे हैं। देश विदेश सबका स्पॉटलाइट कलकत्ता पे लगा हुआ है और वहीं मेट्रो चौराहे पे। तो ये बहुत दिलचस्प लड़ाई अब आगे है। सर मैं आपके पास आता हूं। जयराम विप्लव, जैसा कि अंबिकानंद जी भी कह रहे हैं, बीजेपी को उन्होंने अपने आप में फंसा लिया। बीजेपी खुद ही टहलते टहलते जाके इतवार की रात को फंस गई। ममता बनर्जी इसी किस्म की सियासत के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने टारगेट आपको बना लिया। देखिए, मुद्दा उन्होंने डाइवर्ट कर दिया और एक बड़ी नेता के रूप में खुद भी उभर रही हैं। मोदी वर्सेस ममता कराने की कोशिश में भी आ गई हैं वो, या कम से कम नहीं तो आगे चेहरा तो होंगी अगर कुछ बदलाव होता है तो। देखिए, ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि जो पूछताछ करने गया उसे हिरासत में ले लिया गया और जिसे पूछताछ करने के लिए गए थे वो वापस धरने में बैठ गया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि कोई अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठा है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, आज जो भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है वो एक नैरेटिव सेट करने की बार बार कोशिश कर रहा है, झूठ बोल करके कि देश का लोकतंत्र खतरे में, संघीय ढांचे पर खतरा आ गया। तो मैं उनसे सीधा पूछना चाहता हूं, और हमारी पार्टी ने आज दिन भर यही सवाल किया है कि क्या इस देश में भ्रष्टाचार की जांच करना गुनाह है? क्या भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को पूछताछ के लिए बुलाना गुनाह है? और ये सब जो आज आरोप कर रहे हैं, जो आरोप में फंसे उनको पार्टी में शामिल करना भी गुनाह है। सुनिए इमरान भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या ये सबसे दिलचस्प बात है कि ये पूरी जो जांच चल रही है ना, ये हमारे 6A दीनदयाल रोड से नहीं चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनके द्वारा चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जांच हो सीबीआई की, ये मांग लेकर के 2013 में 26 अप्रैल 2013 को पिटीशन डालने हमारे दाएं बाएं जो भाई बैठे हैं, वामपंथ और कांग्रेस के लोग गए हुए थे। तो उस समय ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 9
मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह जांच सौंपी। तो ये पूरी तरह से संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है। और मैं एक महत्वपूर्ण चीज डिस्कस करना चाहता हूं आज। इसी शारदा नारदा और रोजवेली के घोटाले में सीबीआई ने ममता जी के टीएमसी के 2 सांसद को, मंत्रियों को पकड़ा, तब ममता जी चुप्पी साधे बैठी रही। आज एक अधिकारी की हैसियत क्या हो गई उनकी नजर में? कहीं वो अधिकारी इतना बड़ा राजदार तो नहीं कि खुद ममता जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को जेल जाने की नौबत आ गई। लेकिन ये भी एक सवाल है कि 13 फरवरी तक का स्टे था, आप लोगों को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? 40 लोगों को लेकर के जाने की जरूरत क्या थी? आप लोगों ने भी कम जो है झांकी सजाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, सीबीआई का नहीं आऊंगा सर। सरकार इस वक्त क़यादत वाली आपकी, मैं पूछ रहा हूं। चलिए कोई नहीं। आमिर हैदर ज़ैदी साहब, आपके मामले में मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है सर। मुझे मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिएगा, अगर मेरे कंफ्यूजन हो तो दूर कर दीजिएगा कि लेफ्ट पार्टीज ममता दीदी के साथ हैं, जिनको उखाड़ के बाहर कर दिया ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल से। आप लोग खार खाए हुए हैं, लेकिन आज आप लोगों का ऑफिशियल करीब करीब बयान है कि हम उनके साथ हैं। कैसे हम इसको देखें? देखिए, 2 फासिस्ट ताकतें आमने सामने। हमारा तो हिटलर वर्सेस हिटलर ये लड़ाई है। मसला है नहीं, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार के ऊपर अगर बीजेपी इतनी संजीदा है तो जन लोकपाल कहाँ? शारदा घोटाले के जितने आरोपी हैं वो तो सब बीजेपी में आ गए, ज्यादातर, अधिकतर गंगा नहा के पवित्र हो गए, सारा पूरा देश जानता है। हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए और टीएमसी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए दोनों 2 जांच एजेंसियों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। 2 जांच एजेंसियों को, इस पे बात हो ही नहीं रही। और वो क्यों खड़ा किया गया? क्यों बीजेपी ऐसा वो कर रही है? बीजेपी की अक्सर रेडियो में ये कमिश्नर साहब अड़ंगा डालते थे, परमिशन नहीं देते थे। अमित शाह जी ने उसी स्टेज पे खड़े होकर कहा कि हम इन्हें देख लेंगे, और वो देख लिया गया। अभी सीबीआई को फुल फ्लैश डायरेक्टर मिलने वाला था। कितने दिन बाकी थे? 24 घंटे के बाद इंतजार कर लेते। जब आपने 2 साल से इंतजार कर रहे थे, अचानक क्या आ गई? आदेश मिला, आवारा तोता था, पिंजरे में जा फंसा। सीधी सीधी बात है, फंस गया। मतलब नहीं, पर ये बताइए, आप लोग साथ हैं क्या? टीएमसी के इस वक्त साथ हैं क्या? सुन लीजिए, मैं पूछना चाहता हूं, चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि हमारे राज्य की सीमा के अंदर सीबीआई कोई जांच एजेंसी जांच नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ ने भी कह दिया, छत्तीसगढ़ ने भी कह दिया। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी एकता होती है, सीबीआई आ जाती है। बिहार के अंदर होती है, सीबीआई आ जाती है। जहां विपक्ष की मीटिंग होती है, सीबीआई आ जाती है। मैं अब बीजेपी के मित्रों से पूछना चाहता हूं, जब आशाराम की गिरफ्तारी हुई तो फिर बाद जा क्या कर रहे थे? संविधान बचा रहे थे या बीजेपी के अड़ंगा डाल रहे थे? जब राम रहीम की गिरफ्तारी हुई तो हरियाणा सरकार क्या कर रही थी? यही काम कर रही थी। तो ये दोनों जो है ना, ये देश हित की बात नहीं करते, इनके राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होने चाहिए। देश जाए झाड़ में। मेरे सवाल को बहुत खूबसूरती से आपने घुमाया है, और किस तरह से आप उनके साथ हैं नहीं आपने नहीं बताया। मैं फिर पूछूंगा आपसे सर ये सवाल। मैं घनेंद्र भारद्वाज जी की तरफ जाना चाहूंगा। कांग्रेस का हाल भी बड़ा अजीब है सर इस मामले में। घनेंद्र जी, आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल गांधी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। उनके पुराने ट्वीट भी मैं याद करता हूं 2014 के दौर के, वो भी सब जानते हैं कि ममता बनर्जी को लेकर के या किस तरह से आप उनके हरीफ हुआ करते थे। आज साथ हैं, ठीक है, सियासत बदलती रहती है। आपकी जो स्टेट कांग्रेस कमेटी है वो कुछ और बयान दे रही, तो हम कैसे देखें? हम तो अपने आप में कंफ्यूज हो गए। ये कौन सी राजनीति है? देखिए इमरान जी, पहले तो एक चीज समझ लीजिए, हम चाहते हैं कि शारदा चिटफंड में जिन लोगों ने भी गरीब आदमी का पैसा खाया उनको जेल होनी चाहिए, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके साथ हैं कि जिन लोगों ने भी गरीब आदमी के घर पे डाका डाला, गरीब आदमी का पैसा खाया, उसको जेल में जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि आज देश में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। आज देश में संवैधानिक संस्थाओं को मारा जा रहा है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि 70 की दहाई में आप लोगों ने बनाया था लोकतंत्र का मजाक, आपातकाल लगा के, तो आज भी याद दिला रहे हैं। 2 मिनट मेरे हैं, मैं बोलिए सर। आपके तो फिर पूरा डिबेट आपकी है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज जिस तरीके से ये सीबीआई वाला मामला सामने है, आपने देखा कि दिल्ली पुलिस रात में सीबीआई चीफ के ऑफिस में घुस जाती है, रात के 1 बजे, और बगैर इजाजत के सीबीआई चीफ के कमरे में घुस जाती है, एंटर करती है, फाइलें खंगालती है, फाइलें उठा के ले जाती है, तब कोई चर्चा नहीं होती। दिल्ली पुलिस सीबीआई के चीफ के घर ऑफिस में जाके रेड कर सकती है। यहां क्या हुआ कि आपके पास कोई वारंट नहीं,
अरे एक स्टेट के आप पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जा रहे हो, एक मिनट सुन लो विप्लव जी, आप स्टेट के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जा रहे हो, आपके पास ना कोर्ट का वारंट, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इंटेरोगेशन करनी थी, तो आप या तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेते या कोर्ट से लेते, दोनों परमिशन आपके पास नहीं थी। रात को 9:40 सीबीआई के अफसर जाते हैं, पुलिस कमिश्नर को घेर लेते हैं, पुलिस कमिश्नर को इंटेरोगेट करते हैं, और बगैर किसी, और जबकि राजीव कुमार कोई एक्यूज नहीं है, राजीव कुमार तो सिर्फ विटनेस है, राजीव कुमार कहीं एक्यूज नहीं है शारदा स्कैम में। आप राजीव कुमार के ऊपर क्यों इस तरीके से रातों रात आक्रमण करते हो? आपने अगर बुलाना था कोर्ट से सर्च वारंट लाते, कोर्ट से समन लेके आते, या स्टेट गवर्नमेंट से मांगते कि हमें राजीव कुमार से बात करनी है। लेकिन हो क्या रहा है, चुनाव में 40 दिन पड़े हैं, 40 दिन पहले 2008 का केस है शारदा स्कैम, आज का केस नहीं है, 11 साल हो गए इस केस को, 5 साल से इनकी सरकार भी सोई हुई थी, लेकिन 50 दिन पहले अचानक आपको शारदा स्कैम याद आता है। आप राजनीतिक विद्वेष के चलते, आप पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते, आप अपने विरोधियों पे सीबीआई को मिसयूज करते हो, आप सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हो। आप लोगों ने तो इस मामले में कुछ कभी किया ही नहीं। देश की लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश के संविधान की हत्या हो रही है। ठीक है करण जी, ठीक है, नहीं आ रहा हूं सर, एक मिनट विप्लव जी आऊंगा, तो शर्म आएगी आपको। विप्लव में आऊंगा, आपके पास आऊंगा सर, एक मिनट के लिए मुझे चलने दीजिए संजय के चड्ढा के साहब, एक मिनट नहीं 2 मिनट के लिए। संजय के चड्ढा साहब, कानूनी पहलू, कानूनी मुतबादिल जरा इसके बताइए, और आईन की दोनों कह रहे हैं खिलाफ वर्जी हो रही, संविधान दोनों कह रहे हैं खतरे में है, मामला दोनों कोर्ट लेकर चले गए हैं, जरा आप बताइए एक वकील की हैसियत से है क्या? देखिए, जो 2 पक्ष हैं इसके, पहला पक्ष है कि जो एप्लीकेशन आज सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई है, 2 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन ये है कि जो एससी का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस सीबीआई ने उनको नोटिस दिया और वो नहीं आ रहे हैं, और खास तौर से उसमें एम्फेसिस दिया गया कि एविडेंसेस के साथ छेड़खानी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 व्यूज दिए इसमें। पहला व्यू कि जो आपकी एप्लीकेशन के साथ जो भी कंटेंट हैं वो किसी भी तरीके से हमें ये नहीं बता रहे कि कोई एविडेंसेस के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, प्लीज हमें दिखाइए, कहाँ है, डॉक्यूमेंट लेके आइए, और कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, हम इसको कल सुनेंगे इत्मीनान के साथ। तो ये बात पहली बात। दूसरी बात ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप ये जान लीजिए, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि एप्लीकेशन के जरिए आप कह रहे हैं कि कमिश्नर एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त नजरिया लगाते हुए बताया कि अगर रिमोटली भी कमिश्नर सोच भी रहे होंगे कि वो एविडेंसेस के साथ छेड़खानी कर सकते हैं तो उनको सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, आप हमारे पास सबूत लेके आइए। तो अभी देखते हैं कि कल क्या सबूत लेके आती। पहली चीज। दूसरी चीज एक जो कि बहुत अहम है यहां बताना, कि अगर सीबीआई ने उनको 3 नोटिसेस भेजे हैं, उन नोटिसेस का उनको रिप्लाई देना चाहिए था। वी आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। आप रूल ऑफ लॉ को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कमिश्नर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। मेरे को एक किस्सा याद आता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके ऊपर मुकदमा था तो स्पेशल विज्ञान भवन में मुकदमा होता था, ही यूज्ड टू गो देयर। तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटा कोई छोटे से छोटा तबके का आदमी हो या वो सुप्रीम पावर क्यों ना हो। नंबर दूसरी बात, तो दोनों पक्षों के लिए बहुत अहम बात है। ठीक है सर, सर आपका वक्त अभी यहां पूरा होता है, मैं लौटूंगा सर, बहुत कुछ आपसे समझना, लेकिन आपने बहुत अहम बात बता दी जो कोर्ट की कार्रवाई का सब्जेक्ट है, और इसी पर कल जो है कोर्ट अपनी बात रखेगा और देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं आऊंगा आपके पास इसको और समझने के लिए। सी पॉल सिंह साहब हमारे साथ आ गए हैं, साबिक आईपीएस अफसर हैं आप और बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं आप, उनसे बात करूंगा। सर खैर मकदम है आपका, मैं बस आपसे समझना चाहता हूं ये जो हो रहा है ये तो बड़ा अनोखा अद्भुत हुआ, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत नया हुआ इस बार, लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कहां जो है कुछ संजीदगी दिखाई जानी चाहिए थी? हम ये तो समझ रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी राजनीति है और करेंगे भी सब क्योंकि 2019 सामने, लेकिन प्रशासनिक लेवल पर अगर हम देखते हैं तो कहां पर चूक हो रही जिसके चलते बवाल हुआ है? देखिए, जहां तक चूक का मामला है तो चूक तो हुई है, कहाँ हुई इसको जरा आपको ख्याल से देखना होगा। राजनीतिक मामला की वजह से ही पुलिस को यूज किया जाता है, जिससे कि पुलिस का जो है मोरल और पुलिस का इमेज और भी टार्निश हो रहा है। आप देखिए, एक तरफ सीबीआई हो जाए, एक तरफ वहां पे
बंगाल पुलिस वाले खड़े हो जाएं, तीसरी दफा आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां ला के खड़ा कर दें, सीआरपीएफ को, तो इससे क्या इमेज रह जाएगा, क्या मोरल रह जाएगा पुलिस फोर्सेस का। सबसे पहली चूक ये है कि जब वहां पे इन्होंने नोटिस समन भेजा, जैसे ये कह रहे हैं सीबीआई कि हमने समन भेजे थे और उस समन के मुताबिक हमने कहा था कि हम आएंगे और इनको बुलाना चाहते हैं विटनेसेस को जो चिट फंड में इन्वॉल्व है। तो उस समन के ऊपर हाई कोर्ट कलकत्ता ने उसको अबेयंस में रख दिया कि अभी इसका जरूरत नहीं है, दे अभी लिसन एंड डू इट। तो अभी तो अबेयंस में था, तो वहां इतनी जल्दी जाकर कौन सी जो 2-3 साल से चिट फंड का केस चल रहा था, कौन सी एविडेंस ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे जो 3 साल में, जो एक दिन के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जानी थी या 2 दिन में डिस्ट्रॉय हो जानी थी। दूसरी बात, यहाँ के तो सीबीआई के उस वक्त कारगिल नागेश्वर राव थे, वो उनका 1 दिन और था। आज सीबीआई डायरेक्टर आने वाले थे प्रॉपर, कौन सी ऐसी इमरजेंसी के 1 दिन पहले ही उनको भेजना चाहिए था, ये भी एक चूक हुई। तीसरी बात जी, ये सब चीजें ठीक है। जहां तक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ताल्लुक है, सेक्शन 6 जो है वो पावर्स देता है सीबीआई को एसएचओ की ऑफ दिस कंसर्न स्टेट जहां पे वो ऑपरेट करें। अब एसएचओ की पावर्स होते हुए, जरूर है एसएचओ की पावर्स होते हुए, लेकिन आप ये देखिए कि जिस स्टेट में एक पुलिस दूसरी पुलिस जाती है, हम पहले इन्फॉर्म करते हैं ताकि वहां पे कोई राइट हो जाए, कोई और तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर, कर्टसी कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि हम आ रहे हैं। इस हालत में क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, कैसे इन्फॉर्म किया था? इन्फॉर्म क्या किया था कि हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप लैंड अप कर जाते हैं कमिश्नर पुलिस के पास। तो ये चूक जो आपने पूछा, सबसे पहले चूक तो यही है। सर मैं आऊंगा आपके पास, आपका अभी वक्त पूरा हुआ, मैं अब हम लोग बहुत इसको तफसील से बात करेंगे, लेकिन तो पुलिस पर ममता और सीबीआई पर सियासत हम बात कर रहे हैं, जो अनोखा हुआ है इस मुल्क में, और इसके पीछे की सियासत की भी बात कर रहे हैं, कानूनी पहलुओं की बात कर रहे हैं। एक बार मैं फिर इसके सियासी नफा नुकसान को समझने की कोशिश करता हूं। अंबिकानंद साहब, मुझे यह समझा दीजिए कि डरा कौन हुआ है? ममता बनर्जी डरी हुई है या फिर केंद्र सरकार डरी हुई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी? साफ साफ लफ्जों में देखिए इमरान भाई, इस बात को समझाने के लिए मैं भाजपा के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोट करके समझाना चाहता हूं। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, सबको ही जानते हैं जी। उनका कहना है कि ये कानूनी लड़ाई जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, कल देखते हैं क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये 2019 के बिल्डअप में एक परसेप्शन वॉर चल रहा है बंगाल में जी, और इस परसेप्शन वॉर में ममता बनर्जी भारी दिखाई पड़ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इसको बहुत सीरियसली समझने की जरूरत है। और ये भारी क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, आप लाख भ्रष्टाचार की बात करते रहिए, जिस तरह सिंपल पहनती उड़ती और दिखती है ममता बनर्जी, कोई नहीं बंगाल में मानता है कि वो व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट है। यही बात मोदी जी के लिए भी कही जाती है, ठीक है, कि दुश्मन भी नहीं कहता है कि वो पर्सनली करप्ट है, ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे हद से सोचिए तो ईमानदार वर्सेस ईमानदार एक लड़ाई चल रही है, और चूंकि ये एक नारी है, ये अबला है, और स्ट्रीट फाइट में डिग्री होल्डर है, इनको आप हरा ही नहीं सकते। अगर सड़कों पे लड़ाई होगी तो वो भारी नजर आ रही हैं। अब इसमें एक अहम बात ये सोचिए कि आज ये चीख चीख के सब जगह घूम रही थी और ऑपोजिशन एकता नहीं हो पा रही थी जी, और ये आज ये करने में सफल हो गई। श्रेय मोदी जी को जाता है या मोदी जी के सीबीआई को जाता है। तो ये एक जबरदस्त ऑपोजिशन एकता नजर आ रही है, और ये लड़ाई ये बढ़ाएंगी, ये रुकेगा नहीं। ये तो तय है, बिल्कुल वो दिख रहे हैं उनके तेवर। जयराम विप्लव, ममता बनर्जी ने जबरदस्त रैली की थी, हालांकि वजीर आजम की भी आप लोगों के मुताबिक बहुत बड़ी रैली हुई, लेकिन उस रैली को देखकर क्या कुछ खौफ आ गया क्या? और उल्टा आप लोगों ने जो चढ़ाई कराकर अपने ऊपर ही उल्टा मामला ले लिया, ये जो है उन्होंने कैच कर लिया। आपने फेंकी थी लेकिन उन्होंने कैच कर लिया, और उल्टा जो है आप लोगों को अब जो है पीछे लग गई है। देखिए इमरान भाई, मैं पिछले अगस्त में एक बहुत बड़ी रैली थी 11 अगस्त को मेयो रोड पर अमित शाह जी की, उस रैली के मद्देनजर वहाँ 6-7 जिलों में घूमा हूँ।
तो बंगाल के लोगों में उन्होंने कई पार्टियों को देखा है, हमारे कैडर्स में भी और भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर के आम जनता में एक इस बार एक लहर ही चल रही है कि इस बार बीजेपी को लाना है केंद्र में भी, और वहां पर स्टेट के इलेक्शन में भी ये देखने को मिलेगा। पिछले चुनाव के आंकड़े और मत प्रतिशत देखेंगे तो मेरी इस बात को पूर्णतः बल मिलता है। और दूसरी चीज रही डर की बात, बल मिलता है, लेकिन फिर बात जब आशाराम की गिरफ्तारी पे सीबीआई का विरोध करते हैं, वो राष्ट्रवाद है। राम रहीम की गिरफ्तारी पे पूरी हरियाणा सरकार सामने आ जाती सीबीआई के, वो राष्ट्रवाद है। जवाब यहाँ देना चाहिए ना, दोहरा मापदंड। अब हो गया ना, अब सुन लीजिए जवाब मैं देता हूँ। दूसरी चीज क्या कर रहे थे? अरे भाई बोलने देंगे या आप चिल्लाना ही चाहते हैं? बहुत गलत तरीका है आपके पास। मैं तो नहीं बोलता हूँ, पूरी कीजिए ना, मैं जवाब उन्हीं से लूंगा। आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज डर क्यों है। इंडिया टुडे के एक सर्वे में हाल ही में बंगाल में जब प्रधानमंत्री जी के चेहरे को लेकर के बात हुई कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, जो 49% लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया और 25% ने ममता बनर्जी जी का नाम लिया। तो ये जो अच्छा डर उनको है या हमें है, ये आप इस बात से जरा समझिए ना कि आखिर उन्हें क्या डर है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सभा करने नहीं देती हैं, अमित शाह जी की सभा में अड़ंगे डालती हैं, तो इसलिए आप सीबीआई पहुंचवाते हैं, इसलिए सीबीआई पहुंचवाते हैं। मैं तो इमरान भाई पहले ही कह चुका हूं कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आधार पर काम कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे, नहीं, ऑफिसर बता रहे हैं ना, साबिक ऑफिसर बता रहे हैं कि नोटिस वगैरह पहले से दिए जाते हैं, ये तरीकाकार नहीं होता है। ये आप लोगों ने भी अनोखा करने की कोशिश की है। तो कल तय हो जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में चीजें आएंगी। एक और छोटा सा सवाल जो मैं करना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बड़े बड़े सांसदों और मंत्रियों के जेल जाने पर जो ममता बनर्जी शांति से चुप्पी साधे रही, वो एक अधिकारी को लेकर के इतनी डरी हुई क्यों है कि खुद उस अधिकारी को लेकर के धरने पर बैठ गई? आखिर उस अधिकारी के पास ऐसे कौन से राज हैं? हैदर साहब, कुछ तो राजदारी है। आप लोग भले उनके साथ होने की बात कहते हैं, हालांकि आप घुमाते हैं मेरे सवाल को, लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर वो इतनी तेजी से रिएक्ट क्यों कर रही है? उनको भी थोड़ा संभल कर काम लेना था। सीएम है, एक स्टेट की सीएम है, आईन को बचाने की फिर तो जिम्मेदारी उनके पास भी है। देखिए इमरान भाई, प्रदेश की पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में मान लीजिए काम कर रही है, तो सीबीआई भी बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। मेरा बार बार सवाल है कि दो जांच एजेंसियों को अपने निजी स्वार्थों के लिए आपस में टकराया जा रहा है। बंगाल में ममता कहती है कि मेरे अलावा कोई यहाँ रैली नहीं करने का, बीजेपी हो आरएसएस हो। मैं हमारा मत ये है कि आरएसएस बीजेपी कोई भी पार्टी हो, सबको अपनी भाषा अपनी विचार व्यक्त करने का अधिकार है, बीजेपी को भी आरएसएस को भी। लेकिन क्योंकि ये कमिश्नर साहब बीजेपी की रैली में बाधक बने हुए थे, हमारी रैली में भी बाधक थे, तो अमित शाह ने और मोदी जी ने कहा हम देख लेंगे, वो देख लिया गया। मसला ये नहीं है, भ्रष्टाचार के ऊपर आ जाता हूं। जब दीदी जी की बनाई हुई पेंटिंग ड्राइंग करोड़ों रुपए में बिकती थी और वो मकबूल फिदा हुसैन से भी ज्यादा। तो सर ये भी तो कमाल है ना, ये भी तो कमाल इस रूप में भी देखिए ना जल्दी साहब, दूसरों पर भी इल्जाम लगा। सुनिए सर, आप लोगों को भी ममता बनर्जी ने रोका या दूसरे मामलों में दूसरों पर भी इल्जाम लगा, वो इस चीज को कैश नहीं करा पाए। यही तो दीदी के तेवर है ना, इसको भी समझिए। उस आप सबसे आगे निकल रही हैं, वो बड़ा चेहरा बन रही है विपक्ष का, उन्होंने अपने मामले को तो कैश करा लिया ना। आप लोगों को अगर उन्होंने रोका था तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आप मुद्दा कहां बना पाए? तीसरे नंबर पर है, हम किस नंबर पे हैं वो हम बता दें। सुन लीजिए, जब दीदी की बनाई हुई ड्राइंग करोड़ों में बिकती थी और हम कहते थे इसी बीजेपी वालों से, उन्ना भाई ये ऐसी कौन सी मकबूल फिदा हुसैन से बड़ी हो गई जो इनकी ड्राइंग करोड़ों में बिकती है? भ्रष्टाचार है, शारदा घोटाले का इसका भ्रष्टाचार है जो नजर आ रहा है। तो ये बीजेपी कहती नहीं, ये दुर्गा का अवतार है, ये भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज हम कहते हैं कि किसान का धनिया कौड़ियों में बिकता है और जय शाह का धनिया करोड़ों में बिकता है, तो हमसे कहा जाता है नहीं ये वामपंथी है, देशद्रोही है। जब हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तो सारा एक समूह जो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी का बचाव कर रहे हैं साहब, आप जिस राजीव कुमार का जिक्र कर रहे हैं ना, उसी राजीव कुमार को 2016 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने उसके पद से हटाया था और तब इन्हीं ममता जी ने कहा था कि मैं इसे उसी पद पर ला करके खड़ा करूंगी। तो ममता जी का इतना गहरा प्रेम
बराबर उस फंसे हुए राजीव हैं। कुमार से क्यों और है? जब कानून उस की बात राजीव करती कुमार है, के CBI की अभिषेक बात बनर्जी आती से है, क्या रिश्ते जब हैं? इनसे आप कहते नहीं, हैं नहीं। कि फिर बात वो जब प्रेम मध्य तो देखिए प्रदेश सारे में क्या सियासी कर रहे जमातों थे, का रहता है, अपने उनमें अपने वो लोगों को राष्ट्रवाद लेकर का आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस मैं पर तो घरेलू बात बात हो जाए। करना चाहूंगा, घरेलू वो बात राजीव आज कुमार बात का करें। क्या है उनके ठीक है, साथ वो भी रिश्ता? धर्म ठीक है, जिससे सर, वो एक-एक इतनी करके, घबराई हुई यहाँ है। एक-एक सारी करके। और मर्यादाएं उन लग दी राजीव जाती कुमार से आपका क्या रिश्ता है? वामपंथी होकर के वो आप उनके फाशिस्ट बचाव में ताकतें खड़े हैं। देश के अंदर और ममता बनर्जी आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई है और ममता और बीजेपी मिलकर ये चाहते हैं कि ये दिखाया जाए अरे बंगाल के आप अंदर तीसरे कि नंबर सिर्फ दो पर हैं, ताकतें कहीं नहीं बचे हैं तुम आप। दिखाने में कामयाब हो गए। आरएसएस आप जदीद जनता साहब, मत ऐसा नहीं है। करिए। जदीद इस साहब, बात की पूरी लड़ाई जब भारतीय भारत की जनता बात पार्टी रैली लड़ हुई, रही है। तो दोनों और के जिस चुनाव प्रकार से तय होगा। ममता जी ने ड्रामा आपका किया। सुतरा ये दिख रहा साथ है। किया ना, जदीद साहब, ये उसी दिख रहा तरह से है। भाजपा ये दिख रहा है। TMC को खत्म ये दिख रहा है। करना ये दिख रहा है। यही भय है। ठीक है, ठीक है, यही कुमार भय है उनका। ठीक है जयराम, ये ये तो देखो, दिख रहा है सर जदी साहब, TMC की ये बुराई, दिख गया, TMC की ये दिख बुराई रहा है करोगे, कि बीजेपी को ममता बुरा लगेगा। बनर्जी और वर्सेस कमाल की बीजेपी बात है। वेस्ट बंगाल में कम से कम कुमार ये का हालात बचाव बन गए क्यों कर रहे हैं? लेफ्ट तीसरे नंबर पर आ गया है, भ्रष्टाचार कांग्रेस का आता पता नहीं है। घरेन जी आप कुछ कहना चाहते घरेन जी आप अपनी बात रखिए। देश में अजीब ही ठीक है, बात सुन है। लीजिए, सुन लीजिए। एक भ्रष्टाचारी के समर्थन में सारे दल दूसरों को रहे भी हैं। सुनना जिन्हें सीखिए। बीजेपी ने अरे दूसरों को भी सुनना, मुझे TMC ने मोड़ा जदी साहब इमरान जी, ये ठीक है, तरीका दूसरों को ठीक भी नहीं है। हर सुनिए। आदमी को अपनी टर्न में बोलने का अधिकार है। एक एक करके बोलिए, हमारे जी सलाम का खास तौर से दर्शक चाहता है कि एक बात सुनिए एक एक की, मैं- तो हमारी बड़ी मैं- गुजारिश इमरान है जी, ठीक है। इमरान मैं जी, एक अर्ज करना आ रहा हूं सर, मैं आपके सबसे पास पहले जी। देखो, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि 160 सीआरपीसी का नोटिस उनको सर्व होता है राजीव कुमार को। 160 सीआरपीसी कहीं नहीं कहता कि आप उसके ऑफिस में जाके रेड कर सकते हो। अगर 160 सीआरपीसी के नोटिस का जवाब नहीं दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी कह रहे, तब भी ऐसी कोई विपदा नहीं आन पड़ी थी, तब भी ऐसी कोई आपातकाल नहीं आ गया था कि आप जाके रातों रात उसके 40 अफसर ले जाके, एक स्टेट पुलिस का कमिश्नर है जिसके ऊपर पूरी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है कि आप 40 सीबीआई के अफसर रात को उसके घर पहुंच जाते, 3 घंटे तक उसको कैद कर लेते हैं, उससे कहते हैं अपनी फाइलें दिखाओ, अपनी ड्रॉर चेक कराओ, अपने बिस्तर चेक कराओ, अपने बेड चेक कराओ। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। दूसरी बात, अभी आपने चड्डा साहब की बात सुनी, आज सुप्रीम कोर्ट में मूव करी सीबीआई, लेकिन बगैर एविडेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल करे सीबीआई के ऊपर कि अगर आपको इतनी जल्दी थी, राजीव कुमार अगर कोई एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो आप एविडेंस तो लेके आओ, आप हमारे पास आते, हम आपको परमिशन देते, आप हमारे पास नहीं आए। और आज जब हमारे पास आए हो आप अपना वहां से हारने के बाद, तो आप बगैर एविडेंस के आ गए। अरे आप कोई एविडेंस लाओगे, ठीक है ना, तो कल देखेंगे ना, कल इस पर देखेंगे क्या होता है। दूसरी सर शिवपाल सिंह साहब एक मिनट सर, एक मिनट सर, सीनियर ऑफिसर रहे शिवपाल सिंह साहब, कुमार जयराम विप्लव सुनिए ना, जयराम विप्लव सुनिए ना, बताया वो सीबीआई पर ठीक ध्यान दे रहा है है। ठीक है ठीक है, अपनी सियासी बातें अपने इस पास चीज रखिए में- दोनों। इस चीज में मैं पॉलिटिकल जाना नहीं चाहता कि वामपंथी क्या कह रहे हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल बात है। आप देखिए लीगल बात, और दूसरी देखिए कि इसका असर क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात है लीगल बात, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था, ऑर्डर दिया था इंक्वायरी का, उसमें ये कहा गया उसमें कि द स्टेट गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन। सहयोग पढ़िए, फैसिलिटेट का मतलब समझिए, इनको जहां तक हो सके मदद करेंगे। अब फैसिलिटेट को दो तरीके से देखा जा रहा है। फैसिलिटेट का मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर रेड कर दो, ये तो अग्रेसिवनेस है ना। फैसिलिटेट है कि आपने उनको बताया हम आ रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, आप हमें फैसिलिटेट करिए। आप क्या करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट देन वैलर। आप तो बहादुरी दिखाने जा रहे हैं, डिस्क्रिशन आप दिखा नहीं रहे, सोच समझ से आप करना नहीं चाहते, आप बहादुरी, हाँ जी हम जाके देखते हैं पुलिस कमिश्नर क्या कर सकते हैं। एक बात, कानूनी तौर पर मैं ये समझता हूं, कानूनी तौर पर और एथिक्स के मुताबिक किसी हालत में भी लोकल पुलिस की हर हालत में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। हम टेररिज्म को डील करते थे, जहां भी टेररिस्ट है फिर भी हम दूसरी पुलिस को जाकर बताते थे। ये इस किस्म के मामले को जो 3 साल से चल रहा है, एकदम ये उठे और उन्होंने कहा जी उसकी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो रही है, ये हो रहा है, तो ये कानूनी तौर पर गलत है। अब दूसरी बात, मैं दूसरी बात ये करता हूं कि जहां तक अब क्या है, अब तो मामला और भी संगीन हो रहा है। अब अगर उन्होंने आर्टिकल 356 को लागू करके यहाँ पे डिसमिस कर दिया और गवर्नर रूल लागू कर देते हैं, तो आप देखिए धजिया उड़ गई फेडरलिज्म की। जो 356 लगाते हैं और 356 नहीं लगाते तो क्या है, 356 नहीं लगाते तो आपके पास दिस पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7th
शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी बात, एक दफा 1976 में इन्होंने 257A इंट्रोड्यूस किया था। 257A सेज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेंड द स्टेट फोर्सेस। दे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 1976 में जी। और उसके बाद 1978 में इसको अमेंड कर दिया गया। नहीं, ये नहीं है, स्टेट पुलिस में अब इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नहीं कर स्टेट पुलिस ही काम करेगी। ये बहुत अहम जब सवाल है। यहाँ सर मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं बस एक मिनट के लिए आ रहा हूं आपके पास, ब्रेक लेना है मुझे। बिल्कुल मैं सर आपके पास आऊंगा और इस जाब्तों को, नियमों को, कायदों को आपसे और समझूंगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और जो सियासत हो रही है वो तो होती रहेगी, लेकिन ये जो कायदे हैं, जो जाब्ते हैं, उसको हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद हम अपना परसेप्शन बनाएं, अपनी सियासी सोच बनाएं। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम आज का मुद्दा, और हम बात कर रहे हैं बंगाल तनाजे पर। जी हां, और ममता बनर्जी की सियासत पर मरकजी हुकूमत अपनी बात कर रही है, ममता बनर्जी अपने मौकिफ पर बज़िद हैं। मेरे साथ संजय के चड्ढा साहब भी हैं, बहुत सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं एक बार फिर उनके पास जाना चाहूंगा। लीगल प्रोस्पेक्ट को हम सर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, आपने शुरू में समझा दिया कि इतनी जल्दबाजी की ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, और सबूत को लेकर भी कोर्ट ने सवाल किया है। अब इसको अगर हम और आगे आपसे थोड़ा तफसील जानना चाहें, हो क्या सकता था? अगर इसमें सियासत नहीं होती तो आसानी से ये मामला सुलझ सकता था क्या? इसको आसानी से किया जा सकता था क्या? देखिए, जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस बताता हूं, पहले दो बातें अहम बताऊंगा। पहली है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस क्या होती है? सीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके एक सीबीआई का दफ्तर कलकत्ता में भी है, सारे जगहों पे है, मेट्रोज में तो खास तौर से है। वहां के ऑफिसर ने संपर्क कर लिया होता, और बड़े प्रेम भाव से, ऐसे होती हैं रोज की प्रक्रिया में जब काम होता है किसी से इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ पे पहले इन्वेस्टिगेशन कलकत्ता पुलिस कर रही थी और उसके इनके अंदर एसआईटी बनी हुई थी, तो इनसे लाजमी तौर पे कुछ इंफॉर्मेशन ली जानी जरूरी होगी। इसके लिए जो नॉर्मल प्रोसेस है, अगर ये कहीं और हो रहा होता, पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होते, तो वहां के जो आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने डायरेक्ट इनसे बात कर ली होती कि भैया ये चीजों की आवश्यकता है, प्लीज दे दीजिए। ये रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर फिनोमेना है। अब एक में बहुत अहम बात है जो सब लोग भूल रहे हैं। नवंबर 18 में, इस नवंबर 18 में जब सीबीआई के तमाम डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स ने एक एसेंट होती है, कंसेंट दी होती है कि आप सीबीआई हमारे यहां आए और हमारे प्रदेश में काम कर ले। एक देयर इज ए एक्ट अंडर विच, क्योंकि सीबीआई वहां की नहीं है, जैसे अभी आमिर रजा जैदी साहब कह रहे थे, दो अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट है, दो अलग अलग प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं। तो ये एजेंसी सीबीआई को हर स्टेट से कंसेंट मिलती है, हर 6 महीने के बाद वो कंसेंट दी जाती है। नवंबर में वेस्ट बंगाल सरकार ने कंसेंट वापस ले ली थी। अब ऐसी सूरत में जब कंसेंट नहीं होती है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई भी तहकीकात करनी है। तो ये सब मिसिंग है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये बहुत एक अहम पहलू है। वो बाकी सब जगहों पे, कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं जाना हो जाके कर सकते हैं। इस प्रदेश में यहां पे वेस्ट बंगाल में ये कंसेंट 18 में, नवंबर 18 में अभी उन्होंने हटा दी थी। तो स्पेसिफिक अगर इनको जाना है, प्रोसीजर फॉलो करना बहुत अहम है। वो प्रोसीजर भी सीबीआई ने, ऐसा प्रतीत होता है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें यही बताया गया कि वो कंसेंट नहीं है, तो यू हैव टू टेक एन अप्रूवल। You cannot go straight away in the house of official with 40 people and ये तो है। इसको लेकर के दोनों की अपनी राय है। मैं सी पाल सिंह साहब के पास एक बार फिर से आऊंगा। जो संजय के चड्ढा साहब कह रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है। सर एक चीज और मुझे समझा दीजिए, वजीर आला का अचानक से पहुंचना, कमिश्नर के साथ में धरने पर बैठ जाना, खुद धरने बैठ जाना, कमिश्नर का उनके साथ होना, इसको भी तो हम किस तरह से देखेंगे, ये भी तो समझा दीजिए। ये भी तो अलग हो रहा है कुछ। मैं अर्ज करता हूं, देखिए, जब आपके लीगल कोई लेकुना पकड़ा गया, गलती हुई, जैसे एक अभी एडवोकेट साहब ने बताया कि बगैर कंसेंट के, एक बात। दूसरा, मैं आपको एक और इसको इनकी तवज्जो लाना चाहता हूँ वकील साहब की, कंसेंट के बगैर भी बात छोड़िए। कंसेंट से एक सप्लीमेंट्री चीज है कि जो भी स्टेट में जाएंगे, स्टेट की पहले कंसेंट दिया जाता है टोटल कि हम पे एप्लीकेबल होगा, दे आ सकते हैं, जनरल प्रोसीजर। लेकिन अगर आप बेयर एक्ट को भी चले जाए,
लीगल पोजीशन ये है कि सेक्शन 6 के अंदर उनकी एसएचओ की पावर है, लेकिन पावर क्या है? इन्वेस्टिगेशन करने की। अगर आपने जाकर सर्च करना है या आपने वहां पे जाकर कोई किसी किस्म का उसको अरेस्ट करना है, हैव यू टेकन पावर, हैव यू टेकन स्टेट के मजिस्ट्रेट से कोई आपने वारंट लिए, कोई सर्च वारंट लिए, तो वायलेशन हुई। अब वायलेशन होने के बाद एक मुद्दा हाथ में आ गया फेडरलिज्म का। अब ममता के हाथ में आ गया, हमारे फेडरलिज्म के पीछे पड़ गया, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करके रख देंगे। तो उनको मुद्दा मिला, उन्होंने इस मुद्दे को यूज किया और जाने की यही जरूरत पड़ी कि इससे सारी की सारी जो दूसरी फोर्सेस है अपोजिशन वाली, वो यूनाइट करेंगे कि फेडरलिज्म का दिख रहा है। मैं एक आंसर करूं, फेडरलिज्म के ऊपर मैं जरूर देना चाहता हूं जो इन्हीं स्टेट्स ने जिनमें बीजेपी भी शामिल थी। कुछ देर पहले जब होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब थे, मैं विविडली रिमेम्बर करता हूं, तो उन्होंने एक काउंटर टेररिस्ट एजेंसी क्रिएट करने का जिक्र किया, लेकिन सब स्टेट ने रिफ्यूज किया कि हम नहीं चाहते कि सेंटर की कोई एजेंसी आकर स्टेट में इन्वेस्टिगेट, वो उसको गिव अप करना पड़ा। दौर बदल गया, सियासत भी अपने अपने तंग से हो रही। जरा विप्लव जवाब दीजिए, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? दो एजेंसियों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है, ये अपने आप में अफसोसनाक बात है और इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। माहिर बता रहे हैं अगर इसमें सियासत नहीं करनी हो तो, जब खुद सभाओं से चैलेंज किया गया कि हम देख लेंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर जल्दबाजी नहीं की जाती तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जुबानी खर्चा केवल करके अभी जयदी साहब चले गए कि किन सभा में किसने देख लेने की बात की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु पे बात मैं करना चाहता हूँ। ये राजीव कुमार है कौन, ये भी आज दर्शकों को जानना जरूरी है। ये राजीव कुमार वही नहीं, इतनी जल्दबाजी पे मैं सवाल कर रहा हूँ सर आपसे, आपको जाना है इसलिए जल्दी जवाब दीजिए। नहीं, पूरे समय जो डिबेट हुई मैं थोड़ा उस पर भी बात कर लेता हूँ। 2000 ये जो ममता सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आने से पहले, उस एसआईटी को हेड कर रहे थे ये राजीव कुमार, पहली चीज। दूसरी चीज, ये राजीव कुमार ममता बनर्जी के बड़े ही चहेते अफसर हैं, पिछले 6 वर्षों से एक ही पोस्ट पर है, तो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी देखना चाहिए। और इतिहास में तीसरी चीज, पहली बार कोई अधिकारी धरने पर बैठा है। और चौथी चीज मैं बताना चाह रहा हूं, आज सीबीआई की बड़ी चर्चा हो रही है और धरने की वो बड़ा बवाल मच गया। एक अधिकारी की बात हुई, कमिश्नर है। अरे साहब, इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री से 12 घंटे इन्हीं कांग्रेस के राज में सीबीआई ने पूछताछ की। हमने कभी नहीं कहा कि हम अपने राज्य में सीबीआई को घुसने नहीं देना चाहते। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने सीबीआई के अफसरों को ही अरेस्ट करा लिया। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं हम घुसने नहीं देंगे, और कांग्रेस की 2 सरकारों ने हाल में बयान दिया। ठीक है, सियासी बात मत कीजिए ना, जो तकनीकी बात बताई जा रही है उस पर जवाब दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? राज्य से परमिशन लेना भी जरूरी होता है। केवल राजनीतिक आरोप अगर लगे इमरान भाई, तो मुझे उसका जवाब दीजिए, लेकिन आपकी क़यादत वाली सरकार है तो मैं पूछूंगा ना। इमरान भाई, जो लोग एक संवैधानिक संस्था को अपने राज्य में एंट्री बैन कर रहे हैं, तो जबरदस्ती घुसेंगे। वो आज संघीय ढांचे पर बात कर रहे हैं। नहीं तो जबरदस्ती घुसेंगे। आज लोकतंत्र 40 लोगों की फोर्स लेकर घुसेंगे। सेना के जिस कमिश्नर ऑफिस को घेरेंगे के मुखिया सेना के ड्रिल से घबरा करके कहती है तख्ता पलट होने वाला है, मुझे सेना पर भरोसा नहीं है। जो रॉन्ग, नहीं तो आप उनसे ऐसे निपटेंगे, ऐसे बोल दीजिए ना, आप उनसे ऐसे निपटेंगे। बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर निर्णय हो रहा है। ये जो कार्रवाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको कार्रवाई करने के लिए कहा है। ये जांच सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद कहा है कि सबूत ले आओ। पार्टी के यहाँ से नहीं, कोई जांच फिर तो सीबीआई सबूत आज कहां दे पाई? हमने कांग्रेस के जमाने में मत जिए, कांग्रेस के जमाने से बाहर निकलिए। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये अब बिल्कुल तरीकाकार बदल चुका है। हम तो इसी तरह से अटैक करेंगे, हम इसी तरह से अटैक करेंगे। हम फेडरल सिस्टम को नहीं तो इन लोगों के इल्जाम फिर सही लगते हैं, अपने हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, सीबीआई के लोग जवाब देंगे, लेकिन आप इनसे पूछिए कि ये लोग जो सीबीआई को अपने राज्यों में बैन कर रहे हैं, ये कौन से संगठन? तो पहले तो आप भी कहते थे, अरे कांग्रेस के दौर में आप भी कहते थे। कब हमने किया? ठीक है, गणेश जी जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री जवाब दीजिए। ठीक है, 12 घंटे पूछताछ हुई, ठीक है, उनको भी सुन कभी नहीं कहा। ठीक है सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनको इसी सीबीआई ने उठा करके जेल में डाला और वह सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर के आए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम अपने गणेश जी जवाब दीजिए, गणेश जी जवाब दीजिए। ये बात कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ चुकी है कि हमसे जब पूछताछ हुई थी, वजीर आला जब नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तब हमने तो बहुत कोऑपरेट किया था, और यही एक बिना है जिसकी वजह से आज घुस गए। इमरान जी, यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि कौन घुसा है, कैसे घुसा है, बात हो रही है टेक्निकल पॉइंट की। आपको सीबीआई को कोई काम करने से नहीं रोक रहा, सीबीआई काम करे,
लेकिन सीबीआई अगर असंवैधानिक काम करेगी, सीबीआई अगर प्रेशर में काम करेगी, सीबीआई अगर राजनीतिक टूल के तहत काम करेगी, सीबीआई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम करेगी, तो सवाल उठते हैं। आज यहाँ पे प्रोसीजर की बात हो रही, मैं नहीं कर रहा, यहाँ दो लॉ एक्सपर्ट बैठे हैं, एक रिटायर्ड आईपीएस बैठे, एक एडवोकेट बैठे हैं। ये सवाल जो मैं उठा रहा हूं, जो ममता बनर्जी उठा रही है, वही सवाल चड्डा साहब के, वही सवाल पॉल साहब के, कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। आप प्रोसीजर फॉलो करते, आप स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न लेते, आप कोर्ट से सर्च वारंट लेते, आप जाते, बात करते, आपको किसी ने नहीं रोका था। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट, राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। ठीक है सर, ये बात चलिए फाइनल कमेंट अंबिका साहब जी आप अपना दे दीजिए, फिर मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगा। ठीक है सर, आपको ठीक है, सियासी बातें ठीक है। ये कोई बात अंबिका साहब जी, अंबिका साहब जी, अंबिका साहब जी, आपने देख लिया आप किस तरह से लग रहे हैं, और टेक्निकलिटी भी हमने समझ ली, माहिर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि कहां चूक हुई है, ऐसा ना होता तो भी चलता। आपका कमेंट फाइनल लूंगा, फिर खत्म करूंगा सर। देखिए, आपने स्टूडियो के अंदर का हीट एंड डस्ट देख लिया, कल्पना करिए वहां कलकत्ता में क्या हो रहा हो। समझ में आ रहा है सर। और मैं एक तरफ इशारा कर रहा हूं कि देखिए ये लड़ाई धीरे धीरे किस दिशा में बढ़ रही है। राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे, सुप्रीम कोर्ट कल क्या कहता है या कुछ नहीं कहता है, देश लेकिन बहुत खतरनाक मोड़ से अभी गुजर रहा है। अब ये लड़ाई बढ़ेगी और सब नेशनलिज्म वर्सेस केंद्र होगा। वो सोचिए कितना खतरनाक होगा जब वहां बंगाली अस्मिता की बात होगी, सब नेशनलिज्म की बात होगी। अपने झंडे के लिए ममता बनर्जी ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है, वो अपना फ्लैग बनाने वाली है। ये किस दिशा में जा रहा है ये समझना खतरनाक है। इसके पहलुओं पर गौर करने की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कल कोर्ट का मौक़िफ़ देखा जाएगा, क्या कुछ निकल कर आता है और इसके बाद कौन खामोश होता है और कौन बोलता है आगे, किसकी सियासत ज्यादा मजबूती से चमकती, क्योंकि है तो इसके पीछे सियासत, जड़ कहीं ना कहीं सियासत है इसके पीछे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। देखते रहिए, ये मुद्दा भी बना हुआ है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है।